हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी ने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा थंबनेल में, सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 2022 के लिए। अब ये जो परीक्षा है आपकी दिसंबर महीने में प्रस्तावित है, तो दिसंबर से जनवरी महीने में ऑनलाइन मोड पर ही आपकी परीक्षा होने वाली है। तो देखिए, ईवीएस की बात करें, इसमें ईवीएस पूछी जाती है 30 नंबर की, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी। सीटेट प्राइमरी और जूनियर लेवल दो लेवल पर होता है। तो प्राइमरी लेवल पर 150 नंबर का और ऐसे ही जूनियर लेवल पर भी 150 नंबर का पेपर होता है। तो प्राइमरी लेवल में 150 में से 30 क्वेश्चन ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ के पूछे जाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और देखिए ये पुराना पेपर है, बिल्कुल ये खुद मेरा पेपर ही है और मैंने इस पेपर को दिया था। तो सीटेट के अगर आप बात करें पुराने पेपर की, तो ये पुराना पेपर करके जाइएगा, क्योंकि सीटेट की एक ख़ास बात है कि वो अपने पेपर को रिपीट बहुत करता है। सरकार बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये मान लीजिए कि अगर 100 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, तो अगली बार ये क्वेश्चन मतलब 90 क्वेश्चन वही एज इट इज़ वही क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करके जाओगे, तो ये पक्की बात है आप 120 प्लस का स्कोर बहुत आसान तरीके से कर दोगे। तो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बाद आपको केवीएस निकालना होगा, नवोदय विद्यालय, सुपर टेट वगैरह बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं टीचर बनने के लिए। तो अगर आप इन एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ फ्री में मिलने वाला है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को, समय नहीं गवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम इसमें कर चुके थे। अब जो क्वेश्चन है अपना वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 से 20 तक आज करेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 में से 10 क्वेश्चन हमने कल करा दिए थे, 10 आज करा देते हैं और 10 आपको कल करा देंगे। तो ईवीएस का एक पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा आपको कितने आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे, तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? देखिए, इस बात को थोड़ा सा आपको समझना होगा। भारत का मानचित्र आपकी समझ में आना चाहिए, मैप आना चाहिए। देखिए, इस पर थोड़ा सा बन नहीं पाएगा, पर मैं कोशिश करता हूँ इस तरीके से। नीचे वाला साइड नहीं बन पाएगा, ऐसे आप समझ जाइएगा। इस तरीके से भारत का है, तो नीचे वाला साइड अभी मेरे से बन नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें इतनी जगह भी नहीं है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें कलकत्ता की, तो कलकत्ता किस साइड में होगा बताइए? यहाँ पर है आपका पश्चिम बंगाल का करीब ये होता है। यहाँ पर आपका ये वाला जो पार्ट है, यहाँ बांग्लादेश होता है, तो इससे यहाँ पर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में आपका होगा कोलकाता। क्लियर है सरकार? और जो पंजाब की बात करें, तो ये वाला जो पार्ट होता है पाकिस्तान के पास, ये वाला पार्ट जो होता है पंजाब का होता है, और इसी में इस जगह पे है आपका चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। अब बात करते हैं, देखिए इसने बोला क्या है, इसने बोला है कोलकाता से चंडीगढ़, कोलकाता से चंडीगढ़। तो आप ऐसे जाओगे कोलकाता से चंडीगढ़, यानी कि ये वाली डायरेक्शन बन रही है। एक सरल रेखा खींचा, तो हमने सरल रेखा खींच दी सरकार। तो कोलकाता से के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा, कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? तो मैं इसको अब थोड़ा सा लाइनिंग पे शो करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे मान लीजिए ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। तो ये वाली लाइन तो आई ऐसे, यहाँ मान लीजिए आपका कोलकाता है और यहाँ पर आपका चंडीगढ़ CH से। तो ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन क्या होगा? माफ कीजिएगा, ये वाला जो डायरेक्शन होगा, ये वाला, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम? वेस्ट नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्ट। तो NW बोल सकते हैं, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की दिशा होगी। तो ऑप्शन में जाए, उत्तर पूर्व गलत होगा, ठीक पूर्व गलत होगा, ठीक पश्चिम गलत होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम की दिशा, जो कि इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन है, हमारे देश में ऐसा राज्य, 1 मिनट। क्वेश्चन है, हमारे देश में ऐसा राज्य जहां के ग्रामीण क्षेत्रों गांव में भारी वर्षा होने के कारण
घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर 10 से लगभग 12 फुट की ऊंचाई पर बने होते हैं। मतलब पानी होता है, बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इस वजह से जो आपके घर हैं वो 3 से 3.5 मीटर ऊपर यानी कि 10-12 फुट की ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खम्भों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि घर जो बना होता है वो लकड़ी का बना होता है। लकड़ी जो होती है वो बांस की होती है। अब पहला प्रश्न ये है कि जो बांस है वो किस श्रेणी में आता है, तो बांस आता है पहले आपका घास की श्रेणी में। किसकी में? घास, यानी कि जो बांस की खेती होती है उसे हम घास मानते हैं। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब इन घरों, ये जो घर बनाए जाते हैं ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? देखिए, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में ये नहीं बनाए जाते, उत्तराखंड में नहीं बनाए जाते, आंध्र प्रदेश में नहीं बनाए जाते। पहाड़ी इलाका है आपका असम, यहाँ पर बनाए जाते हैं। अब आप बोलोगे पहाड़ी इलाका तो उत्तराखंड भी है, ना जी ना, ये स्पेशली यहीं पर बनाए जाते हैं, असम के अंदर। क्लियर है? अब आप लोग असम की राजधानी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखता हूँ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको असम की राजधानी पता है। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे, पर लेकिन आप लोग बता ही नहीं पाओगे। बता दोगे? चलो देखते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य की बात करें तो ये आपका भारत का साइन इस तरीके से होगा, ऐसे करके, ऐसे कुछ बन नहीं पा रहा है, अब यहाँ तो बनाना मुश्किल है। लेकिन आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से आपका हुआ है तेलंगाना, यहाँ पर अलग साइड में हुआ है। इससे जुड़ा हुआ आपका केरल हो गया, और इसी से जुड़ा हुआ आपका कर्नाटक वगैरह होते हैं। तो आंध्र प्रदेश से क्या महाराष्ट्र जुड़ा होता है? नहीं, महाराष्ट्र की सीमा तो मध्य प्रदेश से जुड़ी है, तो ये तो नहीं होगा। बहुत ऊपर गया महाराष्ट्र, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर फिर एमपी आएगा, फिर यूपी वगैरह ये चलते हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, देखिए गुजरात तो इस किनारे पर है, और आंध्र प्रदेश यहाँ पर है इस वाले साउथ में, और ये इसमें है वेस्ट में, तो इसका तो कोई मेल ही नहीं खाता, तो ये ऑप्शन वैसे हट गया। महाराष्ट्र का कोई मतलब नहीं है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो उड़ीसा की नहीं टच करता है। तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, तो आपको आंसर लगाना है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। प्याज की खेती के लिए विभिन्न चरणों में सही क्रम चुनिए, तो प्याज की खेती के लिए कौन सा चरण सही होगा? देखिए, प्याज की खेती के लिए विभिन्न चरणों का सही क्रम, बीज बोना, खरपतवार निकालना। खरपतवार निकालना ये तो एक बीज की प्रोसेस हो गई ना, शुरुआत तो आप इससे कर ही नहीं सकते, तो बीज से तो स्टार्ट नहीं होगा, ये तो पक्की है। प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, प्याज बोओगे तभी तो अलग करोगे, तो ये भी बात की है। गुड़ाई करना, प्याज बो दोगे उसके बाद कुछ समय बाद गुड़ाई की जाती है। प्याज को उखाड़ कर निकालना, देखिए सबसे पहले जो प्याज की खेती होती है उसकी होती है पौध। क्या होती है? पौध होती है, यानी कि छोटे छोटे पेड़ कराए जाते हैं, जैसे मिर्ची लगाई जाती है और या बैंगन लगाया जाता है, उसी तरीके से या टमाटर की खेती होती है। तो सबसे पहले पौध की जाती है, मतलब पौध का मतलब समझ रहे हो, एक छोटी सी खेत के एक किनारे पर, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा खेत है आपका, ये मान लीजिए ये खेत है, इसके एक छोटे से किनारे पर पूरा का पूरा बीज डाल दिया जाता है इस छोटी सी क्यारी में, और इसमें पानी भर दिया जाता है, जिससे पौध आपकी बन जाती है। इस पौध को उखाड़ के इस पूरे खेत में, यहाँ पर पूरे खेत में, इस वाले पार्ट को पूरे खेत में, इस पूरे खेत में इसको बो दिया जाता है, तो इस पौध को बोया जाता है। तो सबसे पहले इसको आप उखाड़ोगे, उखाड़ने के बाद फिर बोओगे, बीज का बोना। तो प्याज को उखाड़ना सबसे पहले, तो डी से, प्याज को उखाड़ना, उखाड़ तो आप दोगे, बात तो ठीक है, लेकिन गुड़ाई करना, मृदा को पोला या नरम करना, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, इसकी जुताई तो करनी पड़ेगी खेत की, तभी तो आप इस वाली पौध को बो पाओगे। तो आपको सबसे पहले जुताई करनी पड़ेगी, इसका मतलब आपको उसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी। तो डी से स्टार्टिंग होगी, सारे के सारे ऑप्शंस डी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब गुड़ाई कर दी, अब आप बीज को बो दोगे, भाई बीज को बो दिया, तो डी के बाद ए आना फिक्स है, तो ए गलत हो गया और सी गलत हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें खरपतवार जो बनेगा उसको निकालोगे, उसके बाद प्याज को उखाड़ कर निकालोगे और प्याज की सूखी पत्तियों को काटकर अलग कर दोगे, प्याज निकल आएगी। तो यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा वो क्या करना होगा आपको, क्रम जो सही होगा, सबसे पहले आप गुड़ाई करोगे यानी कि डी, उसके बाद उस बीज को बोओगे यानी कि ए। क्लियर है?
अब उसके बाद जो बीज बो दिया तो उसके बाद उसमें कुछ खरपतवार हुई होगी, तो यानी कि आप उसमें से खरपतवार निकालोगे, बी। उसके बाद क्या करोगे, आप प्याज को उखाड़ोगे, तो ई, उखाड़ ली। उसके बाद क्या करोगे, प्याज के ऊपरी सूखी पत्तियों काटकर अलग करोगे, यानी कि सी। क्लियर है? तो डी ए बी ई सी, इन तीन ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, डी ए बी ई सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेडागोगी का क्वेश्चन लगता है वही है। कथन पर्यावरण अध्ययन के विषय हैं के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। कथन पर्यावरण अध्ययन एक विषय है के लिए उपयुक्त चयन करें। अनुशासनिक ना जीना, अंतःविषयक ना जीना, एकल विषयक नहीं जीना, एकीकृत इंटीग्रेट। कथन पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है। कैसी विषय है? इंटीग्रेशन विषय है, इंटीग्रेटिंग विषय है, तो एकीकृत विषय है, और जो यही विकल्प आपको चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। चलिए, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली और कछुआ, उसे चुनिए जो इनमें से भिन्न है। देखिए, कछुए की बात करें तो कछुआ पानी के ऊपर भी रह लेता है और पानी के नीचे भी रह लेता है, यानी मिट्टी में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, बात तो ठीक है। मछली पानी में रहती है, ये भी बात ठीक है, पानी से संबंध है। बतख भी पानी से संबंधित और घड़ियाल का मतलब भी वही पानी से संबंधित, लेकिन कौवे का कोई संबंध नहीं निकल रहा है पानी से, तो यानी कि कौवा बिल्कुल डिफरेंट हो गया। भाई इन तीनों चीज़ों की बात करें तो ये क्या है, इनको पानी पसंद है, मछली को, कछुए को और घड़ियाल को। तीनों पानी के अंदर भी रह सकते हैं, पानी के मछली को छोड़ के बाकी पानी के बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन कौवा पानी के अंदर नहीं रह सकता, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल ही इससे अलग होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। मतलब आप प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए क्या कहोगे कि चौराहे पर लाल बत्ती जैसे हो जाए गाड़ी को बंद कर दो भाई। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया, उस विद्यार्थी के पापा द्वारा इसकी उपेक्षा की जा रही है, तो आप क्या करोगे? सड़क को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना। देखिए, एज ए टीचर आपका काम नहीं है ये। ट्रैफिक नियम का पालन करना आप थोड़ी कर पाएंगे उनसे। पर्यावरण के लिए चिंतित आपको होना चाहिए, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग भी करना चाहिए। तो सी और डी आपके राइट आंसर होंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में होंगे? ऑप्शन नंबर बी में होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है। रीता किससे पूछती है? अपनी शिक्षिका से, कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है। कि जैसे ही मेहमान घर में आते हैं और बोल दिया जाता है, रीता बेटा, ओ रीता बेटा जाओ चाय बना लाओ, मामा जी आए हैं, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? मतलब ये कोई फैमिली है, इस फैमिली में मान लीजिए ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, ये मदर है और ये फादर हैं। अब मान लीजिए बाहर से आ गए मामा जी, एम अंदर बैठो, और बोल रही हैं माता जी, बेटा रीता जाओ चाय बना के लाओ मामा जी के लिए, लेकिन वो इससे नहीं बोलती हैं, इससे बेटे से नहीं बोलती। तो ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर रही है, ना जीना। ये बात तो ठीक है कि अनुभव साझा कर रही है, हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है, बात ठीक है, क्योंकि उसकी माता जी को लगता है कि जो चाय है वो तो सिर्फ और सिर्फ रीता ही बना के लाएगी, उनका बेटा थोड़ी बना के लाएगा, क्योंकि उसमें तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये एक जेंडर वाइस है, जेंडर वाइस। क्लियर? लैंगिक भेदभाव बोल सकते हैं, लैंगिक पक्षपात बोल सकते हैं, जो कि समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लगाइए राइट आंसर इसका क्या होगा। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बनाए जाते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है। तो ये जो लिपि होती है, देखिए जो ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल, और हम इसको लिपि ही बोल देते हैं।
जो ब्रेल लिपि होती है ये दृष्टिहीन बालकों द्वारा की जाती है, मतलब दृष्टिहीन बालकों के लिए यूज की जाती है। इसका मतलब होता है जो ऐसे विद्यार्थी जो देख नहीं सकते हैं तो उनके लिए हम ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं। मोटे मोटे अक्षर बना दिए जाते हैं जिससे वो टच एंड फील वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। यहाँ पर तो टच करते हैं और फिर उससे फील करेंगे और फिर बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। क्लियर है कि नहीं? तो टच एंड फील यहाँ पर काम करेगा। तो 6 बिंदुओं पर जो आधारित होती है, कितने बिंदु पर? ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन है, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है, कौन सा है बताइए? तोता तो कभी नहीं घुमा पाएगा, कबूतर भी नहीं, मैना भी नहीं। आप सभी को पता है उल्लू, जिसको रात को भी दिखता है, रात को भी दिखता है। एक ऐसा पक्षी जिसे रात में दिखता है, उल्लू, जो अपनी गर्दन को पीछे तक भी घुमा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किए जो 10 से लेके 20 तक के, 11 से लेके 20 तक के माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन थे, क्योंकि पहले 10 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, पेपर से ही है। अब इसमें तो कोई दोहराई वाली बात है ही नहीं, क्योंकि ये पेपर ही है। अगर आप इससे करके जाते हैं तो 100% आपका क्वेश्चन पेपर में क्या होंगे? क्वेश्चंस रिपीट होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप भी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस देखना आपके लिए मुश्किल होगा। अगर कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। धन्यवाद।